यहाँ पर हम देख रहे हैं एक कंटेनर से पाइप के थ्रू दूसरे कंटेनर में आपका फ्लूइड ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ मान लेते हैं कोई स्टॉप सिस्टम लगा हुआ है, कोई बैरियर है। हम जैसे ही इसे हटाएंगे तो पानी बिल्कुल तेज़ी से इस पाइप के अंदर एंट्री लेगा। शुरू में लगेगा कि कोई स्टेडी फ्लो आपको नहीं लगेगा कि पानी ऐसे लगेगा कि हर लेयर एक दूसरे से टकराते हुए आ रहे हैं। किसी पार्ट में फ्लो बहुत तेज़ होगा, किसी पार्ट में फ्लो बहुत धीमा होगा और पानी के अलग अलग लेयर एक दूसरे से टकराते हुए आएंगे। यानी शुरू में स्टेडी फ्लो नहीं होगा, मगर थोड़ी देर बाद फ्लो जब हो चुका होगा तो आप देखेंगे स्टेडी फ्लो मिल जाता है। यानी कि शुरू में जो फ्लो था वो एक टर्बुलेंट फ्लो था, ये अस्थिर फ्लो था, जैसे एक तूफान की तरह होता है, बहुत डिस्टर्ब्ड। उसके बाद धीरे धीरे फ्लो एक स्टेडी फ्लो बन जाता है। स्टेडी फ्लो का दूसरा नाम स्ट्रीमलाइन फ्लो भी है। हम थोड़ा स्ट्रीमलाइन फ्लो को समझ लेते हैं। जब फ्लो स्ट्रीमलाइन हो जाता है तो हमें लगेगा ये फ्लूइड बिल्कुल पैरेलल लाइन में फ्लो हो रहा है। ये लाइन एक दूसरे को काटेंगे नहीं, एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। और किसी भी एक लाइन को अगर हम फॉलो करें तो हम देखते हैं कि इसे किसी भी पॉइंट पर जो फ्लूइड का वेलोसिटी है वो सेम रहता है और डायरेक्शन सेम रहता है। अगर इस पॉइंट पर आने वाले फ्लूइड का वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो थोड़ी देर बाद ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड नहीं हो जाएगा। किसी भी एक पॉइंट पर फ्लूइड का वेलोसिटी और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम रहता है, तब उसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। आप सिंपल सीधे से समझ लीजिए कि एक बड़ा स्टेडी फ्लो है, बिल्कुल स्थिर फ्लो होने लगता है। मगर एक बात ये भी है, अगर फ्लो बहुत फास्ट होने की कोशिश करें तो स्टेडी फ्लो भी स्ट्रीमलाइन में बदल जाएगा। अगर आप इसमें काफ़ी प्रेशर दे दें और फ्लूइड को तेज़ी से फ्लो करवाएं तो स्टेडी फ्लो भी टर्बुलेंट फ्लो में बदल जाएगा। इसके लिए एक क्रिटिकल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है। क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिवाइड बाय जो ट्यूब का रेडियस है उससे मल्टीप्लाई कीजिए और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। इस पर किसी और दिन बात करेंगे। यानी सीधा सा ये मतलब ये हो कि एक क्रिटिकल वेलोसिटी है, अगर आप इससे अधिक तेज़ी से फ्लूइड को फ्लो करवाएं रेडियस को ना बढ़ाते हुए, तो फिर ये स्टेडी फ्लो भी टर्बुलेंट फ्लो बन जाएगा। तो अपने इस सीधे साधे फ्लो में वापस आते हैं। इसमें देखिए हर पॉइंट पर अलग अलग प्रेशर होगा, हर पॉइंट पर प्रेशर अलग अलग होंगे P4। हर पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी अलग अलग मिलेगी आपको। हर पॉइंट का हाइट अलग अलग होगा किसी भी एक ग्राउंड लेवल से, H1 H2 H3 वगैरह वगैरह। तो यहाँ फ्लूइड की वेलोसिटी, फ्लूइड पर लगने वाला प्रेशर, फ्लूइड की हाइट ग्राउंड लेवल से हाइट, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए बर्नौलीज का एक इक्वेशन आता है जो बताता है कि किसी भी एक पॉइंट पर प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट अगर हम लेते हैं तो प्रेशर ρgh प्लस हाफ ρv², ये 3 टर्म का सम कांस्टेंट आएगा। जहाँ रो है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, p है प्रेशर, h है हाइट किसी भी ग्राउंड लेवल से और v है वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, कितनी तेज़ी से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो देखने से ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड जैसा लग रहा है। हम देखते हैं इसको डिराइव कैसे करना है और इसे आसानी से याद करने का तरीका क्या है। हम पाइप के किसी भी एक पार्ट को क्लोजअप में देखने की कोशिश करते हैं और ये मान लेते हैं कि जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है ये फ्लूइड है नॉन विस्कस, यानी इसकी विस्कोसिटी कम है या आसानी से फ्लो हो सकता है।
इनकॉम्प्रेसिबल, यानी प्रेशर डालने से इसको आप कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। प्रेशर चाहे कुछ भी हो और उस फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, और जो फ्लूइड का फ्लो है इस पाइप में वो एक स्टेडी फ्लो है, यानी स्ट्रीमलाइन फ्लो है। स्ट्रीमलाइन फ्लो है, स्टेडी फ्लो है, बिल्कुल शांत धारा से फ्लो हो रहा है। इन तीन चीज़ों को हम मानते हुए आगे हम डिराइव करेंगे। तो ये है हमारा पाइप। इस छोर पर क्रॉस सेक्शन एरिया है A1 और फ्लूइड की वेलोसिटी V1 जो अंदर की तरफ जा रही है, और इस पार्ट पर प्रेशर है P1 और इस पार्ट की हाइट है ग्राउंड लेवल से सपोज H1। इस पार्ट पर मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया A2, वेलोसिटी है V2 यानी फ्लूइड बाहर की ओर जा रही है, और यहाँ पर प्रेशर जो काम कर रहा है वो है P2, प्रेशर इस डायरेक्शन में काम करेगा, और इस पार्ट की हाइट है ग्राउंड लेवल से सपोज H2। एक बहुत छोटे से टाइम इंटरवल डेल्टा T अगर हम कल्पना करें, बहुत छोटे टाइम इंटरवल में फ्लूइड का ए पार्ट कुछ आगे बढ़ जाएगा। कैसे आगे बढ़ जाएगा? हमने जब डिराइव किया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तब हमने देखा था, मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो आगे बढ़ा, ये डिस्टेंस है V1 डेल्टा T। इसके फिलहाल मिटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, V1 डेल्टा T। और कुछ फ्लूइड जैसे एंटर किया, आप मान रहे हैं आपका फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल है, यानी इसका वॉल्यूम कम नहीं हो सकता। नया वॉल्यूम आ रहा है तो पुराने वॉल्यूम को बाहर निकल कर इसके जगह बनाना पड़ेगा। तो जो फ्लूइड बाहर निकल आया इन ए टाइम इंटरवल डेल्टा T, जो फ्लूइड बाहर निकल आया वो इतनी दूरी तक ये खिसक जाएगा। हाँ, इस पार्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 हम मान लेते हैं। अब प्रश्न उठता है, जो फ्लूइड यहाँ कंटेंट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो जो फ्लूइड इस पार्ट में कंटेंट है उसका मास मान लेते हैं M1। इसका मास है M1। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इस पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी है P नहीं, PE लिखते हैं। चलिए लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी 1, या उससे भी बेटर है हम U लिखते हैं। आइए लिखते हैं, इस पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी U1 है M1G, और ये ग्राउंड लेवल से हाइट H1। तो जितना मास एंटर हुआ, क्योंकि वॉल्यूम चूँकि जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, और हम जानते हैं कि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर डेंसिटी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी हमने देखा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, जितना वॉल्यूम एंट्री होता है उतना ही वॉल्यूम यहाँ से एग्जिट हो रहा है, और मास है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यानी इस पार्ट में अगर मास M1 एंट्री ले रहा है, इस पार्ट में भी मास M1 ही एग्जिट करेगा, M1। तो फिर इसे M1 ना लिखकर हम M लिख लेते हैं, और इसे भी हम M लिख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को हम mgh1 ले लेते हैं। तो इस पार्ट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? U2 इज इक्वल टू mgh2। H2 इसकी हाइट है ग्राउंड लेवल से। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है U1, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी U2। सवाल है कितना फर्क आया पोटेंशियल एनर्जी में, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? ऊपर लिखते हैं, कितना चेंज आएगा? चेंज होगा हमेशा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज, याद कीजिए उस बॉक्स के मामले में जब हम 3 बॉक्सेस को स्लाइड किए थे, तो जो बीच वाले बॉक्सेस थे उनके पोटेंशियल एनर्जी को हम इग्नोर कर सकते थे, ऐसे हमने कैलकुलेशन से देखा था। इस बार भी जो हम देखेंगे, इस पूरे फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया वो होगा सिंपली U2 माइनस U1। mg
H2 माइनस MgH1, ये हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस पार्ट में जो फ्लूइड पहले से कंटेंट था उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी? इस छोटे से वॉल्यूम में जो भी फ्लूइड है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू हाफ एम v1 का स्क्वायर, यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, और यहाँ से यहाँ तक जो भी पार्ट है उसकी काइनेटिक एनर्जी सपोज है k। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए इस पार्ट का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक की काइनेटिक एनर्जी k, कुछ भी ये मान लेते हैं। अब इस पार्ट में आते हैं, जब ये फ्लूइड आगे खिसक के यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा तब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इस छोटे से पार्ट की काइनेटिक एनर्जी हम लेते हैं K2 इज इक्वल टू हाफ एम v2 का स्क्वायर, और अगर यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक सारे फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी लेना चाहें, ये K को भी ऐड करना पड़ेगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज दिस। अब हम जानना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आया, कैलकुलेट कर लेते हैं। K2 माइनस K1 इज इक्वल टू, यहाँ से लेते हैं K2 हाफ एम v2 स्क्वायर प्लस K माइनस हाफ, ये पार्ट लेते हैं एम v1 स्क्वायर प्लस K, ये K और K कैंसिल हो जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर। चलिए इसे भी ऊपर लिख लेते हैं। ये हुआ टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब आते हैं नेट वर्क डन में। देखिए इस पार्ट में कुछ प्रेशर लग रहा है P1 और क्रॉस सेक्शन एरिया है A1। तो यहाँ पर जो फोर्स काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, दैट फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। इस फोर्स से फ्लूइड आपका यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? v डेल्टा t। तो वर्क डन एट दिस पार्ट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? ये है P1 A1 v1 डेल्टा t। हमने पहले देखा था क्या? ये वॉल्यूम है, इस पार्ट का वॉल्यूम है। तो हम देख रहे हैं दिस वर्क डन इज P1 into this volume V1. This is your work done. इस पार्ट पे कितना वर्क होगा? इस पार्ट पर जो फोर्स काम करेगा वही रूल है, प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से फ्लूइड पहले यहाँ तक कंटेंट था, इतना डिस्प्लेस हो गया। V2 delta t, force into displacement, that is F2 का वैल्यू यहाँ से लीजिए, P2 A2 V2 delta t, that is P2 यहाँ से यहाँ तक आ गया वॉल्यूम, इस पार्ट का वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, दैट गिव्स यू वॉल्यूम, दैट इज V2। और याद रहे यहाँ वर्क डन नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा याद कीजिए, जब आप फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, ये है फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉज ऑफ 180 डिग्री, दैट मीन्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय -1। कॉज 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है।
जो नेगेटिव ऑफ एफ एस, ये वर्क डन आपका नेगेटिव ही आएगा। नेट वर्क डन कितना हुआ, नेट वर्क डन कितना हुआ, तो W1 प्लस W2, दैट मीन्स P1 V1, यहाँ से ले लीजिए माइनस P2 V2, दिस इज द नेट वर्क डन। इसके अलावा जो फ्लोइंग फ्लूइड है उस पर कुछ फोर्स इस सरफेस की वजह से भी काम कर रहा है, पर किसी भी इंस्टेंट में किसी भी पॉइंट पर भी फ्लूइड का डायरेक्शन, फ्लो का डायरेक्शन और ये फोर्स का डायरेक्शन दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। कहीं पर भी फ्लो का डायरेक्शन और ये फोर्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो जो वर्क डन हो रहा है इस कॉन्टैक्ट फोर्स के द्वारा वो ज़ीरो ही है। तो नेट वर्क डन सिर्फ इन्हीं प्रेशर की वजह से ही हो रहा है। तो नेट वर्क डन आप P1 V1 माइनस P2 V2। हमने जब वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था तब हमने सीखा था नेट वर्क डन बाय ए नंबर ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टोटल चेंज इन एनर्जी। टोटल चेंज इन एनर्जी, यहाँ पर हम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पर विचार नहीं कर रहे हैं। कुछ हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा, कुछ साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा, कुछ ऑसिलेटरी इफेक्ट, वाइब्रेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होगा। हम सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी पर अगर विचार करें तो टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसी का हम इस्तेमाल करेंगे इस इक्वेशन में। नेट वर्क डन हमने क्या देखा था, P1 V1 माइनस P2 V2, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इन ये दोनों मिलकर बनता है मैकेनिकल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या देखा था, mgh2 माइनस mgh1, इसे लिख लेंगे। टोटल चेंज इन टोटल नेट वर्क डन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक प्लस टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। ये हमारा एक इक्वेशन बना। हमें इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा रीशफल कर लेंगे तो हमें बर्नौली इक्वेशन मिल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। हमने ब्रैकेट को हटा दिया, ये मेरा इक्वेशन है। अब हम इस मास को रिप्लेस करेंगे डेंसिटी और वॉल्यूम के साथ। ये मास सब में कॉमन आ रहा है, हम देख चुके हैं मास इक्वल्स डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। जहाँ जहाँ मास दिख रहा है हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम उसमें डाल देंगे। आइए देखते हैं क्या होता है। ये हमारा अगला स्टेप, जहाँ जहाँ m है हम वहाँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डाल देंगे। आप देखेंगे कि आपके पास हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में देखा था, जो वॉल्यूम एंट्री हो रहा था वही एग्जिट हो रहा था। तो वॉल्यूम सब में इक्वल है, जो एंटरिंग वॉल्यूम था वही एग्जिटिंग वॉल्यूम था। तो हम देख रहे हैं वॉल्यूम एक कॉमन फैक्टर सब में है। हम वॉल्यूम को हटा देंगे, हम वॉल्यूम से V से डिवाइड कर देंगे। V से डिवाइड करने के बाद हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया। सब जगह V था, हमने V से डिवाइड कर दिया, सिर्फ P1 माइनस P2 ही बचा। V से डिवाइड कर दिया, रो जी H2 बचा। V से डिवाइड कर दिया, रो जी H1 बचा। यहाँ में V से डिवाइड कर दिया, हाफ रो V2 स्क्वायर बचा। यहाँ V से डिवाइड कर दिया, हाफ रो V1 का स्क्वायर बचा। अब क्या करते हैं, सारे वन वाले टर्म को एक तरफ जमा कर देते हैं। यहाँ P1 दिख रहा है, H1 दिख रहा है, V1 दिख रहा है, सबको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं। P1 के पास हम ले आएंगे रो जी H1 को, नेगेटिव है यहाँ आकर पॉजिटिव हो जाएगा रो जी H1, और ये है माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। इसे भी हम राइट साइड ले जाएंगे पॉजिटिव बनाकर, पॉजिटिव हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू सारे टू वाले टर्म को लेफ्ट राइट साइड में ले आते हैं। इस P2 को यहाँ ले आते हैं पॉजिटिव बनाकर। पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं होती है, अपने यहाँ पॉजिटिव माना जाता है। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव रो
GH2 और क्या रहा V2 वाला टर्म, हाफ रो V2। तो देखिए आपको कुछ कुछ समझ में आने लगा है कि हम लगभग डिराइव कर चुके हैं इक्वेशन को। हम जब इस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड में फ्लो होने देते हैं किसी पाइप से फ्लूइड को, तो किसी पॉइंट पर अलग अलग आपकी हाइट है, प्रेशर है, वेलोसिटी है, किसी दूसरे पॉइंट में भी अलग अलग प्रेशर है, वेलोसिटी है, हाइट है, वैसे अनगिनत पॉइंट हो सकते हैं। दैट मीन्स किसी भी पॉइंट पर हम प्रेशर P1, V1, H1 मान लें और किसी भी दूसरे पॉइंट पर प्रेशर P2 और H2 हाइट मान लें, V2 वेलोसिटी मान लें, दैट मीन्स ये रिलेशन किसी भी दो पॉइंट के लिए वैलिड होगा। दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है ये कांस्टेंट रहेगा इस पूरे फ्लूइड के फ्लो के लिए। यहाँ हम प्रेशर, हाइट और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन आपस में एस्टेब्लिश कर लेते हैं। दैट मीन्स ये जो सम प्रेशर रो जी एच हाफ रो वी स्क्वायर इस फ्लूइड के फ्लो के लिए कांस्टेंट रहेगा। यही आपका बर्नौली का इक्वेशन है। अब इसे याद रखने के लिए एक आसान चीज़ समझते हैं। हम जानते हैं डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड इक्वल्स मास बाय वॉल्यूम, से फ्लूइड नहीं कोई भी ऑब्जेक्ट, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। इसलिए हम जहाँ आप डेंसिटी का देख रहे हैं एक्सप्रेशन, वहाँ मास बाय वॉल्यूम लिख देंगे। और जो इस फॉर्म में था, अगर हम इस फॉर्म में लिख दें, सबको वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, जो P अकेला था उसे PV बाय V कर दें, ताकि ये प्रेशर ही रह जाए, इसका डायमेंशन प्रेशर का ही रह जाए। तो आप देखेंगे अगर हम डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपका कांस्टेंट रहेगा फॉर एनी फ्लूइड। कोई भी फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड में और जो नॉन विस्कस है, इनकॉम्प्रेसिबल है और स्टेडी फ्लो में है, इन सब के लिए ये एक्सप्रेशन आपका कांस्टेंट रहेगा। ये आपको बर्नौलीज़ का ओरिजिनल इक्वेशन याद रखने में मदद करेगा।